जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। इस दौर में राजनीति की परिभाषा बदल रही थी। वैदिक काल में पहचान और वफादारी कबीले या कुल से होती थी, जिन्हें जन कहते थे। लेकिन जब खेती अस्थायी हो गई और लोग एक ही जगह पर बस गए, तो वफादारी जमीन के उस टुकड़े से जुड़ गई जिस पर वो रहते थे। इस तरह जन का स्थान ले लिया जनपद ने। यहीं से नाम आया है जनपद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन के पैर रखने की जगह। ये राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। कबीले से क्षेत्र की ओर, ब्लड लाइन से टेरिटरी की ओर, और फिर महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। लोहे के नए हथियार और कृषि अधिशेष ने, मतलब सरप्लस कृषि जो होती है, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा उगा लिया, तो मिली आर्थिक ताकत। कुछ शक्तिशाली जनपदों ने अपने पड़ोसियों पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। जो जनपद इस संघर्ष में सफल हुए, वे आकार में और शक्ति में इतने बड़े हो गए कि उन्हें महाजनपद यानी महान राज्य कहा जाने लगा। यह भारत में एक संगठित राज्य व्यवस्था का जन्म था। अब पूरा उत्तर भारत एक विशाल शतरंज की बिसात बन चुका था, जिस पर 16 बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चलने वाले थे। अब बातें करते हैं प्लेयर ऑन द बोर्ड। 16 महाजनपद, सत्ता के दावेदार। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें इन 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के 16 सबसे शक्तिशाली राज्य हैं। एक तरह से उस युग के गेम ऑफ थ्रोन्स के मुख्य दावेदार हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये भारत बनने की कहानी है। ये इतिहास की पढ़ाई जो है वो तो सो है। इतिहास की पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपको समझना चाहिए कैसे भारत बना। महाजनपद, महाजनपद से राजधानी, आधुनिक स्थान, मुख्य जो भी प्लेस अब बन गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह, गिरिवज्र भी कहते थे। दक्षिणी बिहार, आज का पटना गया। सबसे शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, समृद्ध लौह भंडार। अभी 16 के बारे में हम बात करेंगे। अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। भागलपुर, मुंगेर, बिहार का जो एरिया है, महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, मगध द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब आती है काशी की बारी। काशी, बनारस। बनारस उत्तर प्रदेश का शहर, प्राचीन शिक्षा संस्कृति का केंद्र, बाद में कोसल के अधीन। सब डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ नाम समझेंगे। कोसल, श्रावस्ती, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रामायण से संबंधित था। शक्तिशाली शासक प्रसेनजित था वहां पर। वज्जी, वैशाली, उत्तर बिहार, 8 कुलों का एक शक्तिशाली गण संघ, गणतंत्र कह सकते हैं। मल्ल, कुशीनगर, पावा, देवरिया, मतलब गोलकपुर, उत्तर प्रदेश, एक गण संघ। बुद्ध और महावीर का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था। चेदी, इसकी राजधानी थी सोत्तीवथी या सुक्तिमती। बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये, महाभारत के शिशुपाल से संबंधित। वत्स, कौशाम्बी, आज का जो एरिया है, जो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। प्रयागराज के पास आज का समय है, जो यमुना तट पर स्थित। प्रसिद्ध शासक उदयन इससे संबंधित था। कुरु, इसकी आपकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा तक, महाभारत का केंद्र था। बाद में राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ। पंचाल, कंपिल्य, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2 भागों में विभाजित था। ये द्रौपदी का गृह राज्य था पंचाल। और मत्स्य, इसीलिए उनको पंचाली कहा जाता था। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर का राजस्थान का जो एरिया है। पांडवों ने अज्ञातवास यही बिताया था। सूरसेन, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र, कृष्ण का पूजा पाठ का केंद्र। शासक अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य थे, उनसे संबंधित एरिया है। अस्मक, पोटन या पैठन, गोदावरी के नदी के आसपास का जो एरिया है। दक्षिणी भारत में एकमात्र जनपद है अस्मक, याद रखिएगा। अवंती, उज्जैनी उत्तर, माहिष्मती दक्षिण, मतलब अवंती 2 भाग थे, उज्जैनी और माहिष्मती दक्षिणी भाग था, उज्जैनी उत्तर था। मालवा, मध्य प्रदेश का जो एरिया है। मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी शासक प्रद्योत था, जो उसके बारे में समझेंगे। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान, व्यापार और शिक्षा का महान केंद्र, उत्तरापथ मार्ग पर स्थित था। कंबोज, राजपुर, हाटक, इसकी राजधानी। राजौरी, हाजरा, कश्मीर, पाकिस्तान, अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये नक्शा बताता है कि सत्ता के केंद्र अलग अलग थे। उत्तर पश्चिम में गंधार और कंबोज, जो मध्य एशिया के प्रवेश द्वार थे।
मध्य भारत में कुरु, पंचाल, सूरसेन और मत्स्य, जिनकी जड़ें महाभारत की कहानियों में थी। पूर्व में अंग, मगध, वज्जी और मल्ल, जो इस नए दौर की राजनीति को दिशा दे रहे थे। और दक्षिण में गोदावरी के तट के आसपास अकेला अस्मक महाजनपद, जो दिखाता है कि सभ्यता का विस्तार विंध्य पर्वतों को पार कर चुका था। जब भारत में 16 महाजनपद थे, तब वहां एक ही तरह की सरकार नहीं चलती थी। दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। आइए पहले समझते हैं मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र। एक तरफ थे राजतंत्र जैसे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। यहाँ राजा ही सबसे बड़ी सत्ता थी। राजगद्दी परिवार में ही चलती थी, मतलब राजा का बेटा राजा। राजा के पास तीनों ताकतें थीं, सरकार चलाने की, न्याय देने की और सेना की। राजा की मदद करने के लिए मंत्री होते थे, अफसरों का सिस्टम होता था, अस्थाई सेना थी। खर्च के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे, आमतौर पर फसल का 6वां हिस्सा। अब आते हैं रिपब्लिक्स की बात करते हैं, जिसे हम गण संघ कहते हैं। दूसरी तरफ थी दिलचस्प व्यवस्था, गण संघ। आज हम इन्हें गणतंत्र कहते हैं, लेकिन ये आधुनिक लोकतंत्र जैसे नहीं थे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये चंदली किताब में नहीं लिखा होता है। ये असल में कुलीन तंत्र थे, मतलब सत्ता कुछ खास लोगों के हाथों में थी। वज्जी और मल्ल इसके बड़े उदाहरण थे। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, कई क्षत्रिय कुलों के पास ये सत्ता थी और प्रमुखों को मिलाकर शासन चलाते थे। राज्य के अहम फैसले एक सभा या संस्थागार में होते थे। कई बार वोटिंग भी पड़ती थी, जिनमें लकड़ी की छड़ियों, जिनको सलाका कहते थे, इनका इस्तेमाल होता था। अब राजतंत्र बनाम गणतंत्र। गणसंघ केवल अलग व्यवस्था नहीं थी, वे राजतंत्र को चुनौती दे रहे थे। गण संघ अक्सर हिमालय की तलहटी जैसे इलाकों में रहते थे, जो गंगा के मैदान के बड़े राजतंत्रों से अलग थे। उनकी सोच शायद पुरानी कबीलाई समानता से जुड़ी थी और उन्होंने कई बार वैदिक परंपराओं और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया। गण संघों की कमजोरी क्या है इसमें? फैसले सबकी सहमति से होते थे, जिसे निर्णय सुनाने में बहुत ताकत लगती थी और बहुत वक्त लगता था। हर कुल सत्ता में भाग चाहता था, इससे आपसी झगड़े होते रहते थे। अंदर से फूट डालकर कोई चालाक राजा जैसे अजातशत्रु अंदर से फूट डालकर उन्हें कमजोर कर सकता था। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में कहा है कि ऐसे राज्यों को तोड़ना बहुत आसान होता था। इसलिए समय के साथ राजनीति का झुकाव गणतंत्र से राजतंत्र की ओर बढ़ा। समझिएगा यहाँ पर ये बात को, जहाँ सत्ता एक केंद्र में थी और राजा पूरे राज्य पर मजबूत पकड़ रखता था। अब आगे की जो कहानी है वो पार्ट 3 में देखेंगे। अब बात करेंगे सिर्फ मगध पर, कि मगध कैसे एक एम्पायर खड़ा करता है जो सबसे ताकतवर बनता है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, वो पार्ट 3 में हम देखेंगे।